हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 6th क्लास का लेसन जो 5th है इसके बारे में पढ़ रहे थे। वो है किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, यानी कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं, और उसी वीडियो में आपने जाना था वर्ण व्यवस्था क्या होती है। इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब वर्ण व्यवस्था से हम आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। जनपद क्या होते हैं और महाजनपद क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। जनपदास यानी कि जनपद। द राजाज हु परफॉर्म दिस बिग वर वी नाउ रिकॉग्नाइज एज द बीइंग राजास तो जनपदास rather than janas. The word of जनपदास electricity mean the land where the janas set of the food and settle down. Some important जनपदास are showing in the map. जनपद जो हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। यानी कि जनपद किसे कहते हैं, जनपद क्या है। महायज्ञ करने वाले राजा, यानी कि जो महायज्ञ अश्वमेध यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा जो जिन जिन जनों को जीता जाता था उसे हम जनपद कहते हैं। यानी कि जनपद यानी कि जन के राजा को जनपद कहा जाता है। यानी कि जो लोगों पे शासन करता है उस व्यक्ति को हम जनपद कहते हैं। महायज्ञ करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जन का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि जन में बसने वाला, जनों में यानी कि लोगों में बसने वाला होता है। पुरातत्वविदों की माने, यानी कि जो पुरातत्वविद जो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उनके बारे में उनकी बातें माने, तो पुरातत्वविदों ने जनपदों की कुछ बस्तियां की खुदाई की, जिसमें दिल्ली में पुराना किला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर और एटा के पास अंजीर खेड़ा इसमें प्रमुख है। यानी कि कुछ खुदाई में ऐसे जनपद मिले जिनके बारे में कुछ पता चलता है कि पहले जनपद हुआ करते थे, जिसमें दिल्ली में जो पुराना किला है इसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर इसी का उदाहरण है, और अंजीर खेड़ा भी इसी का उदाहरण है। तो ये सभी जो थे इनके बारे में बात की थी। खुदाई में पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों को चराते थे, और इन पर जो रूलिंग करते थे, इन पर जो शासन करते थे, वही क्या थे, इनके राजा कहलाते थे। ये लोग कुछ जानवर पालते थे, वे गेहूँ, जौ, चना, जवार, मक्का इन्हीं को वो क्या खाने में शामिल करते थे, और इन्हीं के द्वारा इनके जो उपजाऊ ज़मीन थी, इनके जो खेत थे, इनके पशुओं, इनको कंट्रोल करने के लिए इन्हीं को जनपद कहा गया है। लोग आगे जनपद में क्या क्या कार्य थे, जनपद किस प्रकार की व्यवस्था का उदाहरण है, इनके बारे में बात करते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इसमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरातत्व स्थलों में कुछ इस प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर के पात्र माना गया है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, ये चित्र जो है ये क्या है, एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है जो कि विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाया गया है। तो ये तो थी जनपद के जो लोग क्या कहा, जनपद में लोग क्या करते थे, जनपद उसको कहते हैं यानी कि लोगों का एक समूह जिनके पास कुछ पशु हैं, इनके पास कुछ खेत हैं, जो एक लोगों का एक समूह है। उन लोगों में रहकर किसी एक व्यक्ति के द्वारा उस क्षेत्र को जीत लिया जाता, उन पर रूलिंग कर ली जाती थी, उस क्षेत्र को हम जनपद कहते हैं। तो यहाँ तो ठीक है। अब पढ़ते हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद क्या होता है, महाजनपद किसे कहते हैं। अबाउट 2.00 years ago some janpadas become more than important than theirs and the now as the Mahajanpadas. Some of these and shown in the map. About Janpadas has the capital city. Many of these were this means that hunks will of food, bricks and stone were built about around them. यानी कि जो महाजनपद थे, महाजनपद की जो व्यवस्था है लगभग आज से तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व जो है महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ जो जनपद हैं, कुछ अधिक महत्वपूर्ण जनपद हैं, इन्हें महाजनपद कहा जाता था। यानी कि जनपद जो है वो लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व जनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और जनपद जो है, जनपद का एक बड़े रूप को हम क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं।
जनपद के एक विशाल रूप को महाजनपद कहते हैं। अधिकांश जनपदों की एक ही राजधानी हुआ करती थी, जो कुछ छोटे छोटे जनपद को मिलाकर एक बहुत बड़ा महाजनपद बन जाता था और उसकी एक राजधानी हुआ करती थी। और कई राजधानियों में किलेबंदी की जाती थी, अर्थात इन चारों की लकड़ियाँ ईंटा से और पत्थरों से इनकी दीवारें ऊंची कर दी जाती थी। ऐसा लगता था कि लोगों ने राजाओं को आक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा की गई है। यानी कि छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद बन गया। उस महाजनपद पर एक व्यक्ति जो रूलिंग कर रहा है, उसके किला जो होता था, उस किले के चारों ओर राउंड यानी कि शेप में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाती थी, जो ईंटें और पत्थर चूने से मिलकर बनी होती थी, जो राजा की क्या करती थी, युद्ध से रक्षा करती थी और जो मौसमी घटनाएं उनसे भी रक्षा करती थी। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और ऊंची प्रभावशाली दीवार और बनाकर अपनी समृद्धि का जो है संकेत देते थे। विशाल बड़ी सारी लंबी दीवार बना दी। इसी तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण होता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों लोगों की उसको बनाने में संख्या होती थी। लाखों लोगों का मटेरियल इसमें लगता था, लाखों प्रकार के इसमें लोग काम करते थे। इस प्रकार से एक महल का निर्माण होता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम करते थे और इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। जब राजा अपनी सेनाएं रखने लगे तो जो सैनिक थे उनको नियमित रूप से वेतन देने के लिए कुछ भुगतान और आहत सिक्के ऐसे मिले हैं, जिनसे पता लगता है कि जो सैनिक थे उनको जो क्या है वेतन दिया जाता था बदले में किसके, राज्य की सेवा करने के रूप में। इन सिक्कों के बारे में आप जो है वो 8 क्लास के बारे में पढ़ेंगे नहीं, इस सिक्के क्या होते हैं इनके बारे में अगली क्लास में हम बात करेंगे। अब देखो जनपद बना, जनपद में कोई व्यवस्था नहीं थी, सेना नहीं थी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, केवल एक व्यक्ति था इन पर रूलिंग कर रहा था और जो ये चल रहे थे वैसे के अनुसार उनके अनुसार राजा भी अपना काम करता था। महाजनपद में क्या छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर, छोटे छोटे जनपद थे उनको मिलाकर एक बहुत बड़ा महाजनपद बन गया। इसकी एक राजधानी हुआ करती थी और राजा का जो रहने का स्थान है वो अन्य लोगों से अलग होता था। वो उन पर रहकर उन सभी लोगों पर रूलिंग करता था। ठीक है यहाँ तक। अब रूलिंग करने के लिए उन कुछ लोगों को सुविधाएं देता था। अपनी रक्षा करने के लिए उसे एक रेगुलर आर्मी बनाई, यानी कि स्थायी सेना वो रखने लगे। अब स्थायी सेना जब रखने लगे तो सैनिकों को वेतन भी देना पड़ेगा। वेतन देने के लिए राजा के पास धन होना चाहिए, यानी कि उसके पास फंड होना चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे लाने के लिए पहली बार जो व्यवस्था शुरू की गई थी उसको बोलते हैं हम टैक्सेस, यानी कि कर व्यवस्था। कर व्यवस्था क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। टैक्सेस क्या है? यानी कि लोगों को काम करते हैं उनके बदले में जो पैसा मिलता है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है वर्तमान में राजाओं के पास पैसा कहाँ से आता था? तो वो सारा पैसा वो कहाँ से आता था? टैक्सेस से आता था, करों से आता था। कर क्या है, टैक्सेस क्या है? महाजनपद के जो राजा विशाल किले का निर्माण करते थे और बड़ी सेना रखते थे। इनके लिए प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इनके लिए राजा को कर्मचारी भी रखने पड़ते थे। अतः महाजनपद के राजा के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर एक नियमित रूप से कर वसूलने की परंपरा रहने लगे। यानी कि अब राजा स्वयं तो कोई कार्य करने जाता नहीं था, तो उसने जनता पे टैक्सेस की व्यवस्था की। यानी कि आप उनको कुछ देंगे तो आपको वो क्या देंगे? बदले में आपको सेवाएं देंगे, बदले में आपको अच्छी जीवन शैली देंगे। इस प्रकार से राजाओं ने बड़ी बड़ी जो बातें करके टैक्सेस की व्यवस्था को निर्माण किया। वर्तमान में आप ये जो कर व्यवस्था देखते हैं वो इसी प्रकार का उदाहरण है, जिसको आप जीएसटी के नाम से जानते हैं। कर व्यवस्था क्या है? टैक्सेस। एज द रूल ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग हक्स forts, maintenance, big army they needed for the sources, and they needed officially to collect these. So instead in the dipping on the occasion gift borrowing by people, as the case of the rajas in the janpadas, they were started कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। यानी कि अब राजा ने नियमित रूप से क्या लेना शुरू कर दिया? टैक्सेस लेना शुरू कर दिया। कर लेना राजा ने अब नियमित रूप से शुरू कर दिया था। अब ये कर जो है ये कहाँ से आता था? ये कर जो है लोगों से आता था, यानी कि जनता से आता था। जनता से कहाँ से? ऐसे लोगों से जो क्या करते हैं, खेती करते हैं,
जो ऐसा कोई काम करते हैं, व्यापार वाणिज्य करते हैं, उन लोगों से कर वसूला जाता था, उन लोगों से टैक्स वसूल किया जाता था। अब राजा किसी एक सोर्सेस पर निर्भर नहीं रहा, अब उसने कर व्यवस्था शुरू कर दी। कर कैसे लगाए जाते थे? फसलों पर कर लगाए जाते थे। फसलों पर लगाए जाने वाले कर महत्वपूर्ण थे। इसमें अधिकांश लोग कृषक ही होते थे, जो क्या करते थे, अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए, 2 वक्त के भोजन के लिए वो खेती का कार्य करते थे। उन लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? कर की व्यवस्था की गई थी, टैक्सेस की व्यवस्था की गई थी। प्राय उपज का 1/6 भाग जो है ना, 1/6 भाग राजा को क्या दिया जाता था, कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिससे 1 भाग कहा जाता है। दूसरा कर लगाया गया था कारीगरों के रूप में। ऐसे वर्ग जो क्या है, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, कोई जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर बना रहा है या कोई ऐसी वस्तु बना रहा है जो कारीगर का काम करता है, उस पर टैक्सेस लगाए गए, जिसमें प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जो श्रम के रूप में टैक्सेस चुकाए जाते थे। जैसे एक बुनकर, लोहार, सुनार जो कार्य करते थे, राजा उनके कारीगर होने के नाते उनको टैक्स देना पड़ता था। तीसरा जो प्रकार का कर था वो था एनिमल्स के ऊपर, यानी कि जो एनिमल्स थे उनको पालने के रूप में भी राजा क्या लेता था? टैक्सेस लेता था, कर लेता था। जानवरों को पालने, उनके उत्पादन करने, यानी कि उनका प्रोडक्शन करने, उनके बच्चे और आगे मतलब उनकी ग्रोथ होती थी, तो उन पर टैक्सेस बढ़ते जाते थे। तीसरा जो टैक्सेस था वो था व्यापारियों पर, यानी कि कोई वस्तु खरीदने बेचने पर भी टैक्सेस था। इसको व्यापार वाणिज्य कर कहा जाता है। तीसरा यानी कि जो लोग भोजन का संग्रहण करते हैं, यानी कि खाने पीने की वस्तुओं का स्टोर करते हैं और आखेट करते हैं, आखेट मतलब हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, उन पर भी टैक्सेस लगाए गए थे। तो ये कुछ कर व्यवस्था थी, इनके बारे में आपने जाना। कर व्यवस्था किस प्रकार से की गई थी, आपने इन सभी बिंदुओं पर आपने बारी बारी से इसको समझा। अब बात करते हैं कृषि में क्या क्या परिवर्तन किए गए, यानी कि चेंज टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या बदलाव किए गए, एग्रीकल्चर क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। हाउ कैन टू चेंज इन द एग्रीकल्चर? चेंज टू एग्रीकल्चर there were 2 major change in the agriculture around this time. One of the growing use of the iron is meant the heavy gravy soil and turnover the better than a freedom so that more grain could be. Second, people began the transplantation ready. These meant in the insert of the ground of people from which the food spread were growing and then planted in the field. यानी कि जो पौधे तैयार किए जाते थे उनके बारे में बताया गया, यानी कि जो कृषक वर्ग थे, कृषि में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। इस युग में कृषि के लिए बड़े बड़े बदलाव किए गए, 2 बड़े बदलाव किए गए। हल के फाल को अब लोहे के बनने लगे, यानी कृषि जो हल चलाने जो हल था उसके जो सींग थे, जिस जमीन के अंदर जाकर जो जिसमें बीज डालते हैं वो बनती थी, तो उसको बदलाव किए गए उसमें, और उसमें उसकी जगह लकड़ी की जगह लोहे का प्रयोग होने लगा। जमीन, अब कठोर जमीन भी क्या है, कृषि के लिए उपयोगी होने लगी। अब क्या है, उसमें आसानी से बीज डाला जा सकता था, फसलों की उपज बढ़ाई जा सकती थी। दूसरा इसमें परिवर्तन क्या गया, लोगों ने धान के पौधों को रोपना शुरू किया, यानी कि जो अब खाद्य उत्पादन है उसको उगाना लोगों ने शुरू किया। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या है, ज़्यादा उसकी पैदावार होने लगी। अब खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के लिए धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया जाने लगा। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह पाते थे और अधिक फसल उत्पन्न हो पाते थे। इस तरह से किसान जो था वो ताबड़तोड़ मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके अपने खेत से, अपनी जो ज़मीन थी उससे वो क्या उगा पाता था, फसल उगा पाता था। तो ये था कृषि में परिवर्तन किए। कृषि में हल जो था उसके वो जो हल था उसका जो उसको चेंज किया गया, उसकी जगह लकड़ी की जगह लोहे का परिवर्तन किया गया। लोगों ने अब क्या जो फूड्स है, यानी कि फूड सीड्स को बोना उसने शुरू किया, जिससे क्या अधिक से अधिक फसल तैयार हो सके, और ऐसे संवर्धित बीजों का प्रयोग उसने किया जो क्या है, जिसके पौधे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सके। तो आपने इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे 6th क्लास का जो लेसन है 5th किंगडम, किंग्स एंड अर्ली
रिपब्लिक। तो ये था इसके 6th क्लास का लेसन। अब बात करते हैं रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, यानी कि इनमें क्या अंतर होता है इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि देखिए रिपब्लिक किसे कहते हैं, रिपब्लिक का मतलब होता है हिंदी में गणराज्य। गणराज्य यानी कि देखिए हम इसके संदर्भ से गणराज्य का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन है वो उसके नाम से संचालित किया जाता है। यानी कि भारत में क्या है, भारत क्या है, एक क्या है गणराज्य देश है। यानी कि भारत का जो महत्वपूर्ण पद है वो पद क्या है, वो जो पोस्ट है वो पोस्ट वंशानुगत नहीं होकर क्या है जनता के द्वारा चुनी जाती है। इसलिए हम भारत को क्या है गणराज्य भी कहते हैं। यानी कि भारत का सर्वोच्च पद जो क्या है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए ही ये कोई भी आम व्यक्ति उस पर क्या कर सकता है, उस पोस्ट पर पहुंच सकता है। और वो सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च पद, देश का सर्वोच्च पद है। और इस पद को कोई भी व्यक्ति क्या है प्राप्त कर सकता है। और इस पद पर जो लोग जाते हैं वो चुनाव के द्वारा जाते हैं और कोई भी व्यक्ति जा सकता है और कोई भी इस व्यक्ति को चुनाव कर सकता है। तो ये तो था जिसको आप रिपब्लिक कहते हैं गणराज्य। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र आप जानते हैं हम अपने शासक का चुनाव वोट डालकर करते हैं, वो क्या है वो लोकतंत्र, जनता के लिए शासन में उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो आपने इस वीडियो में हमने बात की थी जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में और टैक्सेस के बारे में और कृषि में हुए बदलावों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर से अगले वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम जानेंगे इसके कुछ और जो टॉपिक्स उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।